Hello friends, welcome you all on your PD education. So friends, as all of you know that your PDA में ऊपर टेस्ट एक जो आप हमने सीरीज़ चलाई है कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस की। ओके, सो वो वीडियो को जो कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस का ये वीडियो है, इसके अंदर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वेल्डिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वीडियो को एक बार लास्ट तक देखो। आई बेसिकली रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ पहले क्वेश्चंस को देख लो एंड देन आफ्टर वीडियो को पॉज करके आंसर करो एंड देन आंसर्स को मैच करो। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को वन बाय वन। So first question is, which of the following is not correct for submerged arc welding? Submerged arc welding क्या होता है? आई होप आपको पता होगा ये submerged arc welding, दैट उसके अंदर जो आर्क है वो सबमर्ज्ड होती है इनसाइड द फ्लक्स, एंड इसमें जो फ्लक्स होता है ग्रेनुलर फ्लक्स यूज़ करते हैं एंड मोस्टली इसको एलपीजी सिलेंडर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे आप देखो, वेल्ड वीड ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्रोसेस इज स्ट्रॉन्गर देन द बेस मेटल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का, दैट यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलती है। स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलती है इसीलिए आप इसको एलपीजी सिलेंडर और जो प्रेशराइज्ड वेसल्स होती हैं वहाँ पे यूज़ करते हो। वाई? बिकॉज वो एक बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशन है। तो ये भी इसका करेक्ट है। फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग यूज और कॉपर कोटेड इलेक्ट्रोड इज़ यूज्ड। तो फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग तो नहीं यूज़ करते हैं यार, बिकॉज यहाँ पे तो जो फ्लक्स होता है आपके पास वो कौन सी फॉर्म में होता है? ग्रेन्स की फॉर्म में आप यूज़ करते हो, जिसको ग्रेनुलर फ्लक्स बोलते हैं। तो इसका मीनिंग ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एंड कॉपर कोटेड वायर इलेक्ट्रोड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? टू इंक्रीज द करंट कैरिंग कैपेसिटी। किसका करंट कैरिंग कैपेसिटी? जो आपका इलेक्ट्रोड होता है। ओके, सो उसकी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए आप यहाँ पे इसको कॉपर कोटेड कर देते हो। तो ये आंसर आपको क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्यों है। ओके, तो आप इसको एक बार देख लो क्या है, लेकिन इसको हमने डिस्कस तो कर ही लिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, पेनिट्रेशन इन वेल्ड जंक्शन एज शोन विच ऑफ द फॉलोइंग करंट मैच द करंट टाइप। सो डीसी इलेक्ट्रोड नेगेटिव, डीसी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, डीसी इलेक्ट्रोड एसी। सो इसको स्ट्रेट पोलैरिटी भी बोलते हैं, इसको रिवर्स भी बोलते हो आप, एंड इसको आप बेसिकली एसी। सो आप एक चीज़ देखो, दैट जो आपके पास पॉजिटिव होगा, ओके, जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसके पास 65 और आई कैन से 70 to 75% हीट है जो जाएगा, एंड नेगेटिव के ऊपर रिमेनिंग जो हीट होता है आपके पास 25% के करीब हीट जाता है, अगर टोटल 100% हीट जनरेट हुआ आर्क वेल्डिंग के अंदर। तो डीसी इलेक्ट्रोड नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोड अगर नेगेटिव है तो इसका मीनिंग वर्क पीस पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे वर्क पीस पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोड नेगेटिव, तो मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। तो ये पेनिट्रेट कर जाएगा डेप्थ तक। ओके, तो ऐसे होगा डीसी इलेक्ट्रोड नेगेटिव के अंदर। लेकिन जब इलेक्ट्रोड को आप पॉजिटिव कर दोगे तो यहाँ पे आप देखो पॉजिटिव के ऊपर मैक्सिमम एनर्जी जाएगा, तो यहाँ पे मेल्टिंग ज़्यादा होगा, पेनिट्रेशन कम होगा। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लेस पेनिट्रेशन एंड मोर मेटल डेपोजिशन रेट, ज़्यादा मटेरियल मेल्ट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? मोर पेनिट्रेशन। एंड जो आपके पास एसी होता है, एसी में तो आपको पता है ये एक साइक्लिक करंट होता है, तो हाफ टाइम के लिए इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एंड हाफ के लिए इलेक्ट्रोड नेगेटिव, ऐसे ही ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में रहेगा, मतलब अगर ये यहाँ तक है ये यहाँ तक है तो इसके बीच में कहीं का ये पेनिट्रेशन ऐसे रहेगा। ओके, सो ये कुछ था इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देखो P को हम इसके साथ मैच कर सकते हैं, एंड इलेक्ट्रोड पॉजिटिव वाला जो है इसको आप इसके साथ मैच कर सकते हो यहाँ पे, एंड ये इसके साथ। तो A का आप बोल सकते हो P, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है। एंड C का आप बोल सकते हो Q, तो C का Q मतलब C ऑप्शन होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो, शायद यहाँ पे इन्होंने कुछ ऑप्शन में मिस्टेक दे रखा है। ओके, सो ये आप देखो यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, डीसी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, यहाँ पे शायद मैंने कुछ चेंज किया है। नो, यहाँ पे आप देखो ये इन बिटवीन आना चाहिए डेप्थ। ओके, इन बिटवीन डेप्थ आना चाहिए यहाँ पे। तो ये ऑप्शन में आप इसको चेंज कर लो, यहाँ पे ऑप्शन गलत गिवन है। जैसे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन सही है, विद स्ट्रेट पोलैरिटी इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम इलेक्ट्रोड टुवर्ड द वर्कपीस हैंस प्रोवाइड मैक्सिमम पेनिट्रेशन। तो डीसी इलेक्ट्रोड में नेगेटिव में, एंड डीसी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव गिव मिनिमम पेनिट्रेशन एसी इन बिटवीन डीसी ईएन एंड डीसी ईपी। तो आपका ऑप्शन नंबर ये कौन सा है? सी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप करेक्ट कर लो। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस क्या होता है? दैट ऐसा वेल्डिंग प्रोसेस जिसके अंदर बेस मेटल जो होता है आपके पास,
बेस मेटल उसका मेल्टिंग ना हो, ओके उसका मेल्टिंग बेसिकली ना हो, और जो आपके पास आई कैन से फिलर मेटल है उसको भी यूज़ नहीं करते आप। तो ये कुछ वेल्डिंग प्रोसेस हैं, जैसे डिफ्यूजन वेल्डिंग है, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग है, परक्यूजन वेल्डिंग है, फ्रिक्शन वेल्डिंग है, तो जिसमें मेल्टिंग नहीं होता, ओके उसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। एक होता है आपके पास सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, जिसके अंदर बेस मेटल का तो मेल्टिंग आपके पास नहीं होता, लेकिन जो इलेक्ट्रोड है उसका मेल्टिंग हो जाता है, और जो आपके पास लिक्विड स्टेट है उसमें दोनों का वेल्डिंग मेल्टिंग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इन सॉलिड स्टेट वेल्डिंग मेटल इज नॉट मेल्टेड, देयर इज ए डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में डिफ्यूजन होता है, मतलब आपने दो पीस को यहाँ पे रख दिया, इसको वेल्ड करना है और इसको प्रेशर लगा दिया। जब प्रेशर लगाते हो तो एटम्स ऐसे ट्रांसफर होते हैं और यहाँ पे कुछ बॉन्ड बन जाता है, ओके। इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर फ्यूजन। परक्यूजन इज ए रेसिस्टेंस वेल्डिंग एंड नॉट ए सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। तो इसका आंसर कौन सा है? जो परक्यूजन वेल्डिंग है ये आपका इसमें मेल्टिंग वगैरह होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। Now मोलर रेशियो ऑफ एसिटिलीन टू ऑक्सीजन फॉर गैस वेल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कितना होता है वो मोलर रेशियो? तो हम देख लेते हैं इसका। ये आप रिएक्शन देखो, दो रिएक्शन आपके पास होते हैं, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओके ऑप्शन नंबर बी आपके पास आ जाएगा, ओके 1:2.5 ऐसे करके आप बोल सकते हो दैट अगर आप अगर आप 1 यूनिट ऑफ एसिटिलीन का बर्निंग करवाना चाहते हो कंप्लीट कंबशन, देन 2.5 यूनिट्स आपको क्या चाहिए होगा? ऑक्सीजन। तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रेशो क्या हो जाएगा? 2:5। तो ये आपके पास बन गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओके। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं, एंड 1:1 रेशो कब होगा? दैट जब आपको बोला हो सिलेंडर से। देखो ऑक्सी एसिटिलीन जो वेल्डिंग होता है उसमें दो चीज़ है, एक है ऑक्सीजन सिलेंडर, एक है एसिटिलीन सिलेंडर, और इसको पाइप्स के थ्रू आपने नोजल से कांटेक्ट किया होता है, और टॉर्च से बोल लो तो ऐसे टॉर्च से वेल्डिंग होती है। अब कुछ ऑक्सीजन तो यहाँ से जाएगा एंड कुछ एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के दो सोर्स हैं। तो अगर आप 1 यूनिट ऑफ एसिटिलीन का बर्निंग करवाना चाहते हो तो आपको कितना रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीजन? 2.5 रेशियो। तो 2.5 यूनिट्स का जो है उसमें से 1 यूनिट आपका कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेयर से, एंड 1.5 यूनिट्स आप कहाँ से भेजते हो? सिलेंडर से भेजते हो। तो ऐसे करके ये कुछ रहता है, ओके। तो अगर बोले जो आप सिलेंडर एटमॉस्फेयर से आपको सॉरी आपको जो सिलेंडर से मिल रहा है, ओके सॉरी ये सिलेंडर का है एंड ये एटमॉस्फेयर का है, तो अगर सिलेंडर की बात करें तो 1:1 आपके पास हो जाएगा, ओके। ये आप देखो मोलर रेशियो ऑफ एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन सप्लाइड फ्रॉम द सिलेंडर, इट इज़ 1:1। एंड अगर आपको बात करें कि कंप्लीट कंबशन के लिए, मतलब आपको टोटल कंबशन करवाना है कहीं से भी आए आपके पास, तो कंप्लीट कंबशन के लिए तो आपको कितना रिक्वायर्ड होता है? 1 + 1.5 दैट इज 2.5। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज फ्लक्स कोटिंग फॉर ओवरहेड वेल्डिंग? सो ओवरहेड वेल्डिंग के लिए आप देख सकते हो आयरन ऑक्साइड की जो कोटिंग आप यूज़ करते हो ये आपने याद रखना है। इसका रीज़न क्या है? आयरन ऑक्साइड इज यूज फॉर ओवरहेड वेल्डिंग एज इफ रिजल्ट इन प्रोजेक्टेड मेटल ट्रांसफर। और ओवरहेड वेल्डिंग क्या होती है कि अगर ये आपके पास कोई जो वेल्डर है अगर वो है तो यहाँ पे वेल्डिंग कर रहा है, मतलब उसके हेड के ऊपर यहाँ पे वेल्डिंग हो रही है। तो वेल्डिंग कुछ है ना ऐसा होना चाहिए कि जैसे अगर आप ये इलेक्ट्रोड है तो इसको रखो ऐसे कुछ प्रोजेक्शन की तरह आर्क जाए, तो वहाँ पे ये प्रोजेक्टेड मेटल ट्रांसफर होता है, उसमें हेल्प करता है। मोर मटेरियल डेपोजिशन रेट मिलता है जहाँ पे आयरन ऑक्साइड रिड्यूस द सरफेस टेंशन। तो अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, सपोज अगर हम बात करें मरकरी एंड वाटर की, तो ये मरकरी हो जाएगा आपके पास एंड ये वाटर हो जाएगा। तो वाटर क्या है आपका? फैल जाता है, ओके फैल जाता है, जबकि मरकरी यहाँ पे फैलता नहीं है। तो अगर वाटर की बात करें तो वाटर क्या करेगा? चिपक जाएगा साथ में, ओके वेट करेगा सरफेस को, और वी कैन से ये एडहेसिव प्रॉपर्टी शो करता है वाटर, जबकि ये वेट नहीं करता, ये साथ में चिपकता नहीं। और सरफेस टेंशन किसकी ज़्यादा होती है? इसकी। तो यही सरफेस टेंशन मोर एंड दिस इज सरफेस टेंशन लेस। तो आपको क्या करना है? जो मेटल आप यहाँ पे भेजो वो यहाँ पे चिपक जाए। तो अगर चिपकेगा कब? जैसे वाटर चिपकता है। वाटर कब चिपकता है? जैसे सरफेस टेंशन कम होता है। तो आपको सरफेस टेंशन कम रखना होता है, वो जो आयरन ऑक्साइड कर देता है, ओके। सो आयरन ऑक्साइड रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ वेल्ड पूल विच फर्दर हेल्प इन स्टिकिंग द फ्लक्स विद बेस मेटल, ओके। Now next is welding is done with 60% duty cycle at particular current. If current is double then what will be the duty cycle? तो बहुत easy question है। I1 इसका जो फॉर्मूला है आप यहाँ पे देख सकते हो, I² D1 = I2² × D2। अब यहाँ पे I क्या है? आपके पास करंट है एंड D क्या है? ड्यूटी साइकिल है।
अब ड्यूटी साइकिल क्या होता है आपके पास, दैट सिंपली कि कितना टाइम आप मशीन को कंटिन्यूस चला सकते हो, कंटिन्यूस कितना चला सकते हो, उसको आप ड्यूटी साइकिल बोलते हो। वाई कंटिन्यूस मतलब कुछ टाइम के लिए, जैसे मैंने बोल दिया ड्यूटी साइकिल 60%, तो 60% ड्यूटी साइकिल का मीनिंग क्या है, 6 मिनट मैं जो आपके पास ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वेल्डिंग सेट के अंदर, वहाँ से करंट ड्रॉ कर सकता हूँ। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, करंट जो उसका आई कैन से ट्रांसफार्मर है उसका ओवर बर्निंग या ओवर हीटिंग हो जाएगा, वो मेरे को रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसीलिए आपने क्या किया यहाँ पे, दैट ड्यूटी साइकिल डिफाइन कर दिया। अब ड्यूटी साइकिल जैसे ही जितना परसेंट आपने बोला है हो जाए तो आपको मशीन को बंद करना पड़ेगा। ओके, सो आपको गिवन है यहाँ पे दैट ड्यूटी साइकिल पहले कितना है 60%। अब जब करंट को डबल कर दिया, तो अगर पहले करंट आई था, अब करंट को आपने कर दिया 2i, तो बताओ ड्यूटी साइकिल कितना होगा। सो आई स्क्वायर 60% इक्वल टू 2 इंटू आई कैन से करंट को डबल किया आपने, यस, तो 2i स्क्वायर इंटू d2, तो आई स्क्वायर कैंसल, तो 60 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू d2, तो 15% आपके पास ये हो जाएगा। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द ओपन सर्किट वोल्टेज इन फॉर वी आई करेक्टरिस्टिक्स एज शोन। सो बहुत सिंपल फार्मूला होता है इसका, ये भी आप देखो यहाँ पे अगर मैं इसको बोल दूँ, यहाँ पे मेरे को पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ पे ये मेरे को पॉइंट नंबर 2 गिवन है, तो मेरे को V1 80 गिवन है, V2 मेरे को 40 गिवन है, I1 मेरे को 100 गिवन है, एंड I2 मेरे को 200 गिवन है। तो V2 माइनस आई कैन से V माइनस V1 इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइड बाई I2 माइनस I1 इंटू आई माइनस I1। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है, उसी से ड्राइव हुआ है। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ओके, सो ये आपके पास स्लोप होती है एक्चुअल में यहाँ पे। ओके, स्लोप, तो यहाँ पे आपने y एक्सिस x एक्सिस को किसके साथ रिप्लेस कर दिया, करंट, एंड y एक्सिस को किसके साथ रिप्लेस कर दिया, वोल्टेज, तो उसी से ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब आपके पास ये आपके पास पड़ा है I1 पड़ा है, I2 पड़ा है, V1 पड़ा है, V2, जब आप पुट करोगे तो वोल्टेज एंड करंट के बीच में आपके पास रिलेशन आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, V माइनस 80 V2 माइनस दैट इज 40 माइनस 80 I2 माइनस I1 100 इक्वल टू I माइनस 100। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, V माइनस 80 माइनस 40 डिवाइड बाई 100 इंटू आई माइनस 100। तो ये आपके पास कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, तो सिंपली V माइनस 80 माइनस 2i बाई 5 प्लस 200 डिवाइड बाई 5, 200 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा आपके पास, ये 40। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं अगर मैं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ कोई। ओके, नाउ ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 120 हो जाएगा यहाँ पे, तो 120 आया, V इक्वल टू 120 माइनस 2i बाई 5। ओके, अब इसको आप लोग क्या कर सकते हो, ओपन सर्किट वोल्टेज वाला फॉर्मूला होता है दैट ओ सी वी माइनस ओ सी वी इंटू आई बाई एस सी सी, शॉर्ट सर्किट करंट। तो अगर आप देखो यहाँ पे दैट ये वाली क्वांटिटी एंड ये वाली क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, तो वहीं से हम इसका रिलेशन बना लेते हैं क्या बनेगा। ओके, सो यहाँ पे आप देखो इन्होंने वैल्यू पुट की, तो यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन ऐसे बनी। ओके, ये इक्वेशन कुछ ऐसे बनी आपके पास। अब इन्होंने क्या बोला है दैट आपको क्या निकालना है, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो सिंपली आप देखो अगर इसको 120 है तो इसको भी 120 बनाना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई करो आप, अगर 120 बनाना है तो 60 के साथ, तो 60 इंटू 2 120 हो जाएगा, नीचे भी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 300। ओके, तो 300 आपके पास शॉर्ट सर्किट करंट है एंड 120 आपके पास क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज, इस फॉर्मूला के साथ कंपैरिजन। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा आपके पास, शॉर्ट सर्किट करंट की भी वैल्यू निकाल दी, रिक्वायर्ड नहीं थी फिर भी निकाल दी हमने। नाउ वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डीसी सोर्स फॉर आर्क वेल्डिंग इज लीनियर विद नो लोड वोल्टेज ऑफ दिस। तो नो लोड वोल्टेज का मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट इज दिस। मैक्सिमम पावर ऑफ द सोर्स कितना होगा, सो रिलेशन होता है अभी जो हमने देखा ओ वी इक्वल टू ओ सी वी माइनस ओ सी वी इंटू आई बाई एस सी सी। सो वी इक्वल टू ओ सी वी दैट इज 60 माइनस 60 डिवाइड बाई 300 इंटू आई। सो यहाँ से आप देख लो आई, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 3 आ जाएगा ये 2 के टेबल के ऊपर, ये 15, तो आई बाई
5 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देखो दैट v इक्वल टू दिस, एंड हमें पता है दैट पावर इक्वल टू v इंटू आई। हमें क्या करना है दैट मैक्सिमम पावर ऑफ द सोर्स इन किलोवाट कितना होगा मैक्सिमम पावर, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे आई के v की टर्म्स में। यहाँ पे देखो v की वैल्यू कहाँ से पुट कर दी, यहाँ से। तो ये मैंने v की वैल्यू पुट करके इक्वेशन बना दी। अब जब मैं यहाँ पे इक्वेशन बना के इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू करंट करूँगा, तो क्योंकि करंट की टर्म्स में है तो यहाँ पे मेरे को i आ जाएगा, दैट इस वैल्यू ऑफ करंट के ऊपर पावर क्या होगी, मैक्सिमम। तो अगर मैं ये करंट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरे पास वोल्टेज आ जाएगी, जिस वोल्टेज के ऊपर मैक्सिमम मेरे को क्या मिलेगा, पावर मिलेगी। तो वोल्टेज इनटू करंट में क्या निकाल सकता हूँ, मैक्सिमम पावर, दैट इज 4.5 किलोवाट। नाउ 2 sheets of 2 mm thickness are to be projection welding with current of this for 0.0 second. Electrode has diameter of this and rate of melting is this. What is the effective resistance of the joint in micro ohm? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूँ। ये आप देखो, ये आपके पास नजट बना जिसका डायमीटर आपको इतना गिवन है, एंड जो प्लेट की थिकनेस है, जैसे आप 2 mm थिकनेस है तो 2 प्लेट्स को ज्वाइन करते हो, 1 प्लेट दिस 1 प्लेट दिस। तो ये भी अगर 2 mm है, ये भी अगर 2 mm है, तो यहाँ पे आपके पास ये नजट बनेगा कुछ ये वाला। तो टोटल नजट का लेंथ कितना आ गया, 4 mm। तो 4 mm 10 mm, तो वहाँ से आपने क्या निकाल लिया, मेल्टिंग रेट। तो अब आप एक चीज़ देखो, मेल्टिंग रेट किससे गिवन है आपको, जूल पर mm क्यूब। तो अगर इसको mm क्यूब का मीनिंग क्या हुआ, वॉल्यूम, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस सिलेंडर की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, कितनी हीट रिक्वायर्ड है टोटल। तो टोटल आपको 1000 पाई जूल हीट रिक्वायर्ड है, और हीट सप्लाई कितनी किया आपने, I²RT। तो आई गिवन है, टाइम गिवन है, तो इसको कंपेयर करोगे जब कि जितना हीट रिक्वायर्ड है मेल्टिंग के लिए ये, एंड जितना हीट सप्लाई किया वो बराबर हो जाएगा। अगर जीरो लॉस अज्यूम करें तो यहाँ से आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा 3140 माइक्रो ओम। नाउ which of the following is not correct for brazing and soldering? So alloy used for brazing is copper base, alloy used for soldering is lead and tin, brazing is above solidus temperature this, whereas soldering is below it, base metal need to be melted for brazing and soldering। तो यहाँ पे आप देखो base metal needs to be melted for brazing and soldering, तो ये तो यार गलत है ना पूरा, आप मेल्ट नहीं करते हो आप, क्योंकि ये सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग होता है। तो सिंपली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर फ्रेंड्स। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मैंने थोड़ा तेज करवाया बिकॉज ऑलरेडी हमने थ्योरी इसकी पढ़ रखी है। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।